डियर स्टूडेंट, अभी जो भारतीय समाजशास्त्री का हम वर्णन करने जा रहे हैं उनमें उनका नाम है मैसूर नरसिम्हाचार्य श्रीनिवास साहब। मैसूर नरसिम्हाचार्य श्रीनिवास साहब अपने समय में भारतीय समाजशास्त्री में अपना प्रमुख स्थान रखते थे और प्रत्येक प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए A to Z एग्ज़ाम, बड़ा से बड़ा एग्ज़ाम हो, छोटा से छोटा एग्ज़ाम हो, सभी एग्ज़ाम के लिए मैसूर नरसिम्हाचार्य श्रीनिवास साहब की कीर्ति, उनकी जीवन गाथा और उनकी पुस्तकों बहुत महत्वपूर्ण उपयोगी और बहुत महत्वपूर्ण योगदान रखते हैं। तो चलिए आज हम श्रीनिवास साहब की कीर्ति, उनकी जीवन गाथा, उनकी पुस्तकों को देखेंगे। मैसूर नरसिम्हाचार्य श्रीनिवास साहब का जन्म 1916 और उनकी मृत्यु 1999 में हो गया। तो 1916 और 1999 के बीच में हो गया कितना साल? तो 1916 4 20 हो गया और 20 80 होता है 100। 80 में 1 कम कर दिया, 79 या 4 79 1 80 83 ईयर्स उनका जीवन काल रहा मैसूर नरसिम्हाचार्य श्रीनिवास साहब का। GS घुरिये, RK मुखर्जी, NK बोस और DP मुखर्जी जैसे प्रथम पीढ़ी के समाजशास्त्री और मानवशास्त्रियों के बाद जिनकी देश और विदेश में सर्वाधिक चर्चा की जाती है उनमें मैसूर नरसिम्हाचार्य श्रीनिवास साहब MN श्रीनिवास का नाम शीर्षस्थ स्थान पर है। GS घुरिये साहब, RK मुखर्जी साहब, NK बोस साहब और DP मुखर्जी साहब जैसे प्रथम पीढ़ी के पुरोधा समाजशास्त्री और मानवशास्त्रियों के बाद जिनकी देश और विदेश में सर्वाधिक चर्चा की जाती है उनमें मैसूर नरसिम्हाचार्य श्रीनिवास साहब MN श्रीनिवास साहब का नाम शीर्षस्थ स्थान पर है। उनकी बहुचर्चित एवं बहुविज्ञापित संस्कृतिकरण की अवधारणा ने उन्हें विश्व के समाजशास्त्रियों रंगमंच पर एक नायक के रूप में स्थापित करने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है। उनकी यह अवधारणा भारत में हो रहे सामाजिक परिवर्तन विशेषतः सामाजिक गतिशीलता की प्रक्रिया पर प्रकाश डालती है। भारत के नहीं अपितु विदेशी समाज वैज्ञानिकों ने भी भारतीय समाज के विश्लेषण सामाजिक परिवर्तन में इस अवधारणा का कहीं न कहीं अवश्य उल्लेख किए हैं। इस अवधारणा के अतिरिक्त श्रीनिवास साहब ने प्रभु जाति, पश्चिमीकरण, आधुनिकीकरण, लौकिकरण, फैलाव, स्प्रेड जैसी कई अवधारणाओं को विकसित कर उन पर अपने विचार प्रकट किए हैं। श्रीनिवास साहब ने प्रभु जाति, पश्चिमीकरण, आधुनिकीकरण, लौकिकरण, फैलाव, स्प्रेड जैसी कई अवधारणाओं को विकसित कर उन पर अपने विचार प्रकट किए हैं। यही नहीं, वे भारतीय समाजशास्त्र और मानवशास्त्र में अपनी गहन क्षेत्र काज परंपरा सहभागी अवलोकन पद्धति के जनक के रूप में भी जाने जाते हैं। श्रीनिवास साहब ने MA बम्बई विश्वविद्यालय से GS घुरिये के सानिध्य में किया। उनके MA के शोध प्रबंध का विषय मैसूर में विवाह और परिवार था। अपनी PhD की उपाधि के लिए उन्होंने दक्षिण भारत के कुर्ग लोगों का अध्ययन किया। इसी अध्ययन के आधार पर उनकी पुस्तक दक्षिण भारत के कुर्ग लोगों में धर्म और समाज 1952 नामक पुस्तक का प्रकाशन हुआ, जिसके तत्काल बाद समाजशास्त्र और मानवशास्त्र के क्षेत्र में उनकी एक पहचान बन गई। इस पुस्तक में उन्होंने कुर्ग समाज के जाति पदक्रम संस्करण, अंतर्जातीय संबंध के साथ साथ कुर्ग लोगों के धार्मिक संस्कारों और कर्मकांडों का विस्तृत वर्णन विश्लेषण किए हैं।
इस पुस्तक में उन्होंने कुर्ग समाज के जाति पदक्रम संस्करण, अंतर्जातीय संबंध के साथ साथ कुर्ग लोगों के धार्मिक संस्कारों और कर्मकांडों का विस्तृत वर्णन विश्लेषण किए हैं। इस अध्ययन के आधार पर उन्हें ब्रिटिश अकादमी की फेलोशिप अध्येता वृत्ति मिल गई है। और वे आगे के अध्ययन के लिए ब्रिटेन चले गए। यहाँ उन्हें रेडक्लिफ ब्राउन और इवांस प्रिचार्ड जैसे दिग्गज समाजशास्त्रियों के संसर्ग में सीखने का अवसर मिला। यही कारण है कि श्रीनिवास साहब के शोध कार्यों और लेखनों पर ब्राउन के विचारों और क्षेत्र कार्य पद्धति का गहरा प्रभाव अंकित है। ऑक्सफोर्ड में शिक्षा समाप्ति के बाद उन्होंने भारत में आकर बड़ौदा में एमएन विश्वविद्यालय में नई समाजशास्त्र विभाग की स्थापना की। यहाँ एक बात विशेष उल्लेखनीय है कि यद्यपि उन्हें ऑक्सफोर्ड में ही अध्ययन का कार्य मिल गया था, किंतु राष्ट्रीय भावना से ओतप्रोत श्रीनिवास साहब ने ऑक्सफोर्ड के प्रतिष्ठित एवं सम्मानित के साथ साथ आर्थिक दृष्टि से प्रलोभनकारी प्रस्ताव को ठुकराकर भारत में ही अध्यापन करने को अधिक प्राथमिकता दी। उन्होंने पहले बड़ौदा में और बाद में दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स समाजशास्त्र और सामाजिक मानवशास्त्र के विभागों को जमाने और सुदृढ़ करने का प्रयास किया। इन दोनों स्थानों पर उन्होंने अनेक प्रबुद्ध शोधार्थी तैयार किए। कर्नाटक में अपने मूल निवास स्थान का लगाव और अपने शोध कार्य ग्रामपुरा का आकर्षण उन्हें बेंगलुरु में नव स्थापित सामाजिक आर्थिक परिवर्तन संस्थान में खींच लाए। प्रारंभ में उन्हें इस संस्थान में अध्ययन शोध का वह परिवेश नहीं मिल पाया जिसकी आकांक्षा लेकर उन्होंने दिल्ली छोड़ा था, किंतु बाद में जब वे इस संस्थान के अध्यक्ष बन गए तब उन्होंने समाजशास्त्र, सामाजिक मानवशास्त्र, यहाँ तक कि अर्थशास्त्र के बीच जो अंतर है उसे पाटने का प्रयास किया। श्रीनिवास साहब की लेखन शैली अत्यंत सरल, सुबोध एवं रुचिकर रही है। उन्होंने सारगर्भित शोध निष्कर्षों की छोटे छोटे लेखों में इस ढंग में प्रस्तुत किया है कि एक सामान्य व्यक्ति को भी उन्हें समझने में कोई कठिनाई न हो। इस दृष्टि से श्रीनिवास साहब ने बौद्धिक अभिजन और समान बुद्धजनों के बीच कहीं दीवार खड़ी करने का प्रयास नहीं किए हैं। उन्होंने पहले कुर्ग लोगों को और बाद में दक्षिण भारत के मैसूर जिले के रामपुर गांव, वास्तविक नाम कोडागहल्ली, को अपने क्षेत्र का बनाया और बाद में दक्षिण भारत के मैसूर जिले के रामपुर गांव, वास्तविक नाम कोडागहल्ली, को अपने अध्ययन का क्षेत्र बनाया। अपने क्षेत्र कार्य के दौरान वे इस गांव में एक लंबे समय तक रहे और बाद में भी समय समय पर इस गांव में जीवन पर्यंत आते जाते रहे। इस गांव के अध्ययन के आधार पर उन्होंने कई पुस्तकें लिखी। श्रीनिवास साहब ने अपने अध्ययनों द्वारा न केवल जाति और धर्म के संरचनात्मक प्रकार्यात्मक पक्ष पर प्रकाश डाला, अपितु ग्रामीण परिवेश में जाति व्यवस्था में हो रहे परिवर्तन, जाति की गत्यात्मकता को भी उजागर किए हैं। उन्होंने अंतर्जातीय संबंधों की यथार्थताओं और उनकी गति की डायनेमिक्स को समझने के लिए संस्कृतिकरण, प्रभु जाति, पश्चिमीकरण और लौकिकरण जैसी अवधारणाओं को विकसित कर उन्हें पद्धति शास्त्रीय उपकरण के रूप में प्रयोग किया। श्रीनिवास साहब के भारत के समाजशास्त्र को कई योगदान है, जिनमें से प्रमुख उनकी संस्कृतिकरण और प्रभु जाति, डोमिनिस्ट कास्ट और फैलाव की अवधारणाएं हैं।
श्रीनिवास पहले व्यक्ति थे जिन्होंने इस तथ्य को उजागर कर उसे सैद्धांतिक चोला अवधारणीकरण पहनाया कि किस प्रकार दमित निम्न जातियां अपनी परिस्थिति को ऊंचा उठाने के लिए समाज की उच्च जातियों की अच्छी स्थिति प्राप्त करने और अधिक शक्ति संपन्न बनने के लिए उनका अनुसरण करती है। अनुकरण की इस प्रक्रिया के लिए ही श्रीनिवास साहब ने संस्कृतिकरण के संबोध का प्रयोग करते हुए कहा है कि संस्कृतिकरण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा एक निम्न जाति या जनजाति या कोई अन्य समूह किसी उच्च जाति विशेषतः द्विज जाति के रीति रिवाजों, कर्मकांडों, विश्वासों और जीवन शैली को अपना लेते हैं। उन्होंने इसे अधिक स्पष्ट करते हुए आगे लिखा है कि संस्कृतिकरण का तात्पर्य नवीन रीति रिवाजों और आदतों को अपनाना मात्र नहीं है, अपितु उन नए विचारों और मूल्यों को अनावृत करना भी है जिनकी धार्मिक और लौकिक दोनों प्रकार के संस्कृत साहित्य के विशाल भंडार में अनेक स्थानों पर चर्चा हुई है। कर्म, धर्म, पाप, माया, संस्कार और मोक्ष जैसे सर्वाधिक सामान्य संस्कृति के धर्मशास्त्रीय विचार इसके कुछ प्रमुख उदाहरण हैं। सामान्यतः संस्कृतिकरण ऊर्ध्व गतिशीलता को प्रेरित करती है। इसके साथ जुड़ी गतिशीलता के द्वारा और व्यवस्था में केवल पदात्मक परिवर्तन ही होता है। इससे संपूर्ण व्यवस्था की संरचना में कोई परिवर्तन नहीं होता है। वास्तव में अनुकरण की यह प्रक्रिया संस्कृतिकरण, सामाजिक प्रतिस्पर्धा, सामाजिक गतिशीलता और संदर्भ समूह व्यवहार के सामान्य सिद्धांतों का एक हिस्सा है। इस अवधारणा की कई आधार पर आलोचना हुई है। आलोचनाओं के संदर्भ में श्रीनिवास साहब ने अपनी प्रारंभिक अवधारणा के हेरफेर और संशोधन परिवर्तन भी किए हैं। अब यह अवधारणा ब्राह्मण केंद्रित नहीं रह गई है। ब्राह्मण केंद्रित नहीं रह गई है। सन 1996 में श्रीनिवास साहब ने यह लिखा कि संस्कृति की शुरुआत एक समानुकरण की एक घटना के रूप में हुई है, किंतु अब यह अवज्ञा और अनादर का एक मनोभाव बन गई है। सन 1996 में श्रीनिवास साहब ने यह लिखा है कि संस्कृतिकरण की शुरुआत एक समानुकरण की घटना के रूप में हुई है, किंतु अब यह अवज्ञा और अनादर का एक मनोभाव बन गई है। संस्कृतिकरण के साथ ही श्रीनिवास साहब ने प्रभु जाति डोमिनेस्ट कास्ट की एक अन्य अवधारणा प्रस्तुत की। यह अवधारणा वास्तव में संस्कृतिकरण के साथ जुड़ी हुई है। श्रीनिवास साहब ने उस जाति को प्रभु जाति कहा है जिसकी एक क्षेत्र विशेष में संख्या निची नहीं होती और जो आर्थिक रूप से भी समृद्ध होती है। डोमिनेंट की अवधारणा अपने आप में एक विशिष्टता रखती है क्योंकि इसका आधार उच्चता या निम्नता नहीं है, अपितु आर्थिक एवं राजनीतिक सत्ता के साथ साथ वह जाति क्षेत्र विशेष में संख्यात्मक दृष्टि से प्रमुखता रखती है। वास्तव में इसमें शक्ति सत्ता पर अधिक जोर दिया गया है। प्रभु जाति की अवधारणा के साथ श्रीनिवास साहब ने इस तथ्य को भी उजागर किया कि जाति पदक्रम कास्ट रैंकिंग अब केवल सांस्कृतिक परिस्थिति रिचुअल स्टेटस पर ही निर्भर नहीं करता, अपितु सत्ता और संपदा भी इसके प्रमुख निर्धारक तत्व हैं। श्रीनिवास साहब के अनुसार प्रभु जाति के साथ 4 कारक जुड़े होते हैं। पहला संख्यात्मक शक्ति, दूसरा संसाधनों पर नियंत्रण जैसे अधिकाधिक भूमि, तीसरा राजनीतिक शक्ति पर अधिकार और चौथा सामाजिक राजनीतिक परिस्थिति। नवीन परिवर्तनों के संदर्भ में श्रीनिवास साहब ने अपने बाद के लेखनों में यह स्वीकार किया है कि प्रभुत्व के अब कोई अन्य कारक हो गए हैं, जैसे पश्चिमी शिक्षा, आरक्षण की व्यवस्था, प्रशासन से निम्न जाति के लोगों के उच्च पदों पर नौकरियां तथा आय के कई नागरिक
कई नगरीय स्रोत, इन सभी ने अब किसी गांव में विशिष्ट जाति समूहों की प्रतिष्ठा और शक्ति में वृद्धि करने में महती भूमिका अदा की है, जिसके कारण प्रभु जाति के प्रारंभिक आधार कारक अब लड़खड़ा गए हैं। स्वतंत्रता के बाद से व्यक्ति मताधिकार तथा पंचायती राज की शुरुआत ने निम्न जातियों, विशेषतः हरिजनों में मताधिकार तथा पंचायती हरिजनों में गांव से लेकर संसद तक की सभी निर्वाचित संस्थाओं में आरक्षित स्थान सीट का लाभ प्राप्त है। माने हरिजनों को सभी स्थानों पर लाभ प्राप्त है। स्वतंत्रता के बाद से व्यक्ति मताधिकार तथा पंचायती राज की शुरुआत ने निम्न जातियों, विशेषतः हरिजनों में आत्मसम्मान और शक्ति की एक नवीन भावना का संचार किया है। इन जातियों को अब गांव से लेकर संसद तक की सभी निर्वाचित संस्थाओं में आरक्षित स्थान सीट का लाभ प्राप्त है। ग्रामीण भारत में प्रभुता का मुद्दा केवल स्थानीय आधार पर देय नहीं होता, इसका निर्धारण अब एक जाति की व्यापक क्षेत्र में प्रभुता के आधार पर होता है, क्योंकि उसके संबंधों के तार क्षेत्र के दूसरे गांव में जुड़े होते हैं। अतः प्रभुता का निर्धारण अब गांव के स्तर पर नहीं वरन क्षेत्रीय आधार पर होता है। एस.सी. दुबे 1961, बी.के. राय बर्मन 1978 तथा कई अन्य सामाजिक वैज्ञानिकों ने श्रीनिवास साहब के प्रभु जाति की धारणा से असहमति व्यक्त की है। दुबे साहब का कहना है किसी जाति समूह का नहीं, समाज में व्यक्ति का प्रभुत्व होता है। वे मानते हैं कि समाज में शक्ति किसी जाति विशेष में बिखरी होने की अपेक्षा कुछ लोगों के हाथों में केंद्रित होती है। राय बर्मन साहब ने श्रीनिवास साहब की प्रभु जाति की अवधारणा के स्थान पर प्रभु समुदायों की अवधारणा के प्रयोग का सुझाव दिया है। उनके अनुसार प्रभु समुदायों के कई आयाम होते हैं, जैसे संसाधनों पर नियंत्रण, सामाजिक परिस्थिति, कानून को बनाए रखना आदि। श्रीनिवास साहब ने संस्कृतिकरण की प्रक्रिया द्वारा जहाँ एक और जाति गतिशीलता पर प्रकाश डाला है, वहाँ उन्होंने पश्चिमीकरण, आधुनिकीकरण और लौकिकरण की प्रक्रियाओं के माध्यम से भारत में हो रहे व्यापक सामाजिक परिवर्तन का विश्लेषण अपने कई लेखों में किए हैं। पश्चिमीकरण से श्रीनिवास का तात्पर्य ऐसे परिवर्तनों से रहा है जिनका प्रभाव अंग्रेजों का भारत में आगमन के पश्चात भारतीय समाज और संस्कृति के विभिन्न क्षेत्रों यथा जीवन शैली, धर्म, शिक्षा, आर्थिक संगठन, राजनीति आदि पर पड़ा है। इन परिवर्तनकारी कारकों में यंत्रीकरण, औद्योगिकरण, नगरीकरण, यातायात एवं संचार व्यवस्था, उदारवादी प्रजातंत्र, व्यक्तिगत स्वतंत्रता, नवीन शिक्षा प्रणाली में मुख्य भूमिका अदा की है। संस्कृतिकरण की भांति पश्चिमीकरण भारतीय जनसंख्या के किसी एक विशिष्ट वर्ग तक सीमित नहीं है। यह भारतीय समाज के बड़े भाग को प्रभावित करता है और स्वतंत्र भारत में यह पहले से भी अधिक गति से हो रहा है। इसने भारत के जनजीवन में लौकिकरण की भी शुरुआत की है। यह प्रवृत्ति हमें संचार साधनों के विकास, नगरों और कस्बों में वृद्धि, स्थानीय गतिशीलता में अधिकता और शिक्षा के प्रसार के कारण अधिक मजबूत हुई दिखाई देती है। यह विरोधाभास ही है कि एक और भारत में संस्कृतिकरण हो रहा है तो दूसरी ओर लौकिकरण की प्रकृति भी अपनी जड़ें जमाती जा रही है। श्रीनिवास साहब का कहना है कि पश्चिमीकरण ने हिंदुओं के जीवन में संस्कृतिकरण को अधिक मात्रा में
और तीव्र गति से अग्रसर करने का योगदान किया है। संस्कृतिकरण को श्रीनिवास साहब ने स्पष्ट तौर पर एक सांस्कृतिक अवधारणा माना है, न कि संरचनात्मकता। पश्चिमीकरण की भांति आधुनिकीकरण को उन्होंने नैतिक दृष्टि से एक तटस्थ अवधारणा नहीं स्वीकार किया है। वे आधुनिकता और आधुनिकीकरण के अच्छे बुरे के भाव को निहित मानते हैं। वर्ण और जाति का विश्लेषण कास्ट इन मॉडर्न इंडिया 1962 करते हुए श्रीनिवास साहब ने समाजशास्त्रियों को आगाह किया कि यदि वे जाति व्यवस्था को समझना चाहते हैं तब उन्हें वर्ण के मॉडल को छोड़ देना चाहिए। वर्ण के मॉडल ने जाति की एक गलत और विकृत छवि प्रस्तुत की है और इनमें जातियों का मदभाव गायब हो गया है। श्रीनिवास साहब ने जाति की कोई स्पष्ट परिभाषा कहीं नहीं दी है, किंतु यह अवश्य कहा है कि जाति हिंदू समाज का संरचनात्मक आधार है। जाति जो है हिंदू समाज का संरचनात्मक आधार है। जाति व्यवस्था में काफ़ी विविधताओं को तारते हुए श्रीनिवास साहब ने भारतीय जाति व्यवस्था में ऊर्ध्व वर्टिकल और क्षैतिज हॉरिजॉन्टल एकजुटता की बात भी कही है। उनके अनुसार किसी एक क्षेत्र की सभी जातियों निम्न से लेकर उच्च जातियों तक की स्थानीय संस्कृति में कुछ ऐसे साझा तत्व होते हैं जो सभी में लगभग पाए जाते हैं, जैसे समान भाषा, समान रीति रिवाज, समान त्यौहार और समान देवी देवता आदि। श्रीनिवास साहब जातियों के इस एकता को शीर्ष ऊर्ध्व एकजुटता कहते हैं। इसके विपरीत क्षैतिज एकजुटता में एक ही जाति के सभी सदस्य समान परंपराओं, त्योहारों, रीति रिवाजों और देवी देवताओं को मानते हैं, चाहे उनमें भाषा अथवा क्षेत्रीय आधार पर भिन्नता ही क्यों न हो। इस एकता को श्रीनिवास साहब क्षैतिज एकजुटता कहते हैं। कुर्ग लोगों के धर्म का विश्लेषण करते हुए श्रीनिवास साहब ने विभिन्न स्तरों, स्थानीय, प्रादेशिक, प्रायद्वीपीय और समस्त भारत पर व्याप्त हिंदू धर्म के लिए फैलाव स्प्रेड की अवधारणा का प्रयोग किए हैं। कुर्ग लोगों के धर्म का विश्लेषण करते हुए श्रीनिवास साहब ने विभिन्न स्तरों, स्थानीय, प्रादेशिक, प्रायद्वीपीय और समस्त भारत पर व्याप्त हिंदू धर्म के लिए फैलाव स्प्रेड की अवधारणा का प्रयोग किए हैं। यह अवधारणा इस तथ्य पर बल देती है कि हिंदू धर्म 4 स्तरों अर्थात अखिल भारतीय हिंदुत्व, प्रायद्वीपीय हिंदुत्व, क्षेत्रीय या प्रादेशिक हिंदुत्व और स्थानीय हिंदुत्व के रूप में बटा हुआ है। श्रीनिवास साहब के अनुसार अखिल भारतीय हिंदुत्व सारे भारत में फैला हिंदुत्व है और इसकी प्रकृति विशुद्ध संस्कृत निष्ठ है। उदाहरण के लिए इसकी अभिव्यक्ति हम राम और कृष्ण के जन्मोत्सव में देख सकते हैं, जिन्हें लगभग समस्त भारत में मनाया जाता है और जो ग्रंथों द्वारा भी अनुमोदित है। प्रायद्वीपीय हिंदुत्व भारत के दक्षिण क्षेत्र विंध्य प्रदेश के नीचे का भाग में फैला हुआ है, जबकि क्षेत्रीय हिंदुत्व का क्षेत्र कुछ प्रदेशों तक सीमित पाया गया है। इस संदर्भ में उन्होंने मालाबार, दक्षिण किनारा और कुर्ग को एक क्षेत्र मानकर इसे प्रादेशिक हिंदुत्व की संज्ञा से इंकित किया है। श्रीनिवास साहब के अनुसार स्थानीय हिंदुत्व केवल कुर्ग या इससे भी छोटे क्षेत्र में फैले हिंदुत्व तक सीमित है। फैलाव की अवधारणा के आधार पर सैद्धांतिकरण करते हुए श्रीनिवास साहब ने लिखा है कि मोटे रूप में यह तत्व सही प्रतीत होता है कि जैसे जैसे फैलाव का क्षेत्र घटता है वैसे वैसे आमजनों के बीच प्रचलित आनुष्ठानिक क्रियाओं और सांस्कृतिक स्वरूपों की संख्या में बढ़ोतरी होती जाती है और अंततः जैसे जैसे क्षेत्र बढ़ता है पूजा और अनुष्ठानों के समान रूप घटते जाते हैं। श्रीनिवास साहब ने फैलाव की अपनी इस अवधारणा को 2 रूप बताए हैं, यथा क्षैतिज फैलाव जातीय आधारित, ऊर्ध्वगामी या लंबवत फैलाव स्थानीय।
उन्होंने कहा है कि भारत के प्रत्येक स्थान पर ब्राह्मणों में उनके भाषिक एवं भौगोलिक भिन्नता को छोड़कर बहुत से संस्कृतनिष्ठ अनुष्ठान लगभग समान हैं। इस संस्कृतनिष्ठ समानता को उन्होंने क्षैतिज फैलाव कहा है। इसके विपरीत एक भाषिक क्षेत्र सांस्कृतिक रूप से एक सजातीय क्षेत्र होता है तथा एक भाषिक क्षेत्र के ब्राह्मण कुछ सांस्कृतिक एवं अनुष्ठानिक रूपों को उस क्षेत्र के निजी या अन्य जातियों के साथ मिलकर संपन्न करते हैं। एक क्षेत्र की सभी जातियों में इस प्रकार के समान फैलाव को श्रीनिवास साहब ने ऊर्ध्वगामी फैलाव की संज्ञा दी है। अपने आखिरी लेखों में से एक लेख में पुरातन और नवीन प्रभु जातियों में जो संघर्ष उत्पन्न हो रहे हैं उसे रेखांकित करते हुए उन्होंने कहा कि भारतीय प्रजातंत्र के लिए विशेषतः अत्यधिक पिछड़े इलाकों में प्रभु जाति के प्रभुत्व को निषेध समाप्त करना एक महती कार्य है। श्रीनिवास की एक पुस्तक यादगार गांव यहाँ विशेष उल्लेखनीय है। उनकी इस कृति में एक गौरव ग्रंथ क्लासिक होने के सभी गुण विद्यमान है। इसमें औपनिवेशिक ढंग से दक्षिण भारत के एक गांव रामपुरा के बदलते हुए प्रतिमानों का चित्रण बड़ी कुशलता से अत्यंत रुचिकर शैली में किया गया है। यह गांव उनके चिरकालिक शोध का क्षेत्र रहा है। कुछ वर्षों पूर्व मास कम्युनिकेशन संबंधी एक अध्ययन की रिपोर्ट के प्राकथन में नवीन जनसंचार क्रांति तथा समाज पर पड़ने वाले उसके दूरगामी प्रभावों को तोड़ते हुए उन्होंने समाजशास्त्रियों का आह्वान किया कि जिन्हें अपनी शोध योजनाओं में सूचना प्रौद्योगिकी के प्रभाव के अध्ययन को प्राथमिकता देनी चाहिए। सूचना प्रौद्योगिकी के प्रभावों को प्राथमिकता देनी चाहिए। पिछले कुछ वर्षों में श्रीनिवास साहब ने जाति आरक्षण जैसे ज्वलंत प्रश्नों के साथ साथ इस विषय पर भी अपने विचार बड़ी निर्भरता और प्रभावशाली ढंग से रखे हैं। क्या जाति को भारतीय जनसंख्या गणना की एक कोटि कैटेगरी बनाया जाना चाहिए अथवा नहीं? वे जाति आरक्षण के पक्ष में नहीं थे। उन्होंने इस संदर्भ में मंडल कमीशन की कटु आलोचना की है। परंतु यह भी नहीं कि श्रीनिवास ने जाति व्यवस्था की भयावह असमानता पर कोई ध्यान नहीं दिया। श्रीनिवास साहब इस समान मत से सहमत नहीं थे कि चूंकि केवल कुछ निश्चित जातियां ब्राह्मण पदक्रम में निम्न मानी जाती है अतः वे वंचित, अभावग्रस्त और कमजोर भी है। ऐसी जातियों को आरक्षण की श्रेणी में रखना इनकी समस्थिति में सुधार लाने के मुख्य उद्देश्य से दूर भागना है। ये प्रयास भारत के आधुनिकीकरण के कार्यक्रम को दुर्बलतम बनाएंगे। इसके अतिरिक्त श्रीनिवास साहब ने भारतीय राष्ट्र राज्यों के लिए नीति संबंधी निर्देश देने के साथ साथ लोकतांत्रिक भारत किस दिशा में अग्रसर हो रहा है के बारे में अपने मुक्त विचार व्यक्त किए हैं। ये विचार उनकी दो अधुनातन पुस्तकों यथा जाति इसका 20वीं सदी का अवतार संपादित और भारतीय समाज व्यक्तिगत लेखन के आधार पर समाहित है। श्रीनिवास साहब ने भारतीय समाजशास्त्र का चरित्र क्या हो इस बहुचर्चित बहस में तो प्रत्यक्ष रूप में भाग नहीं लिया, किंतु बाद के कई लेखों में इस विषय पर भी अपने विचार अप्रत्यक्ष रूप में अवश्य व्यक्त किए हैं। उन्होंने इस बारे में दो अवधारणाएं भी विकसित की है: धर्म, वर्ण, जाति, परिवार, ग्राम और क्षेत्र संरचना। कुछ ऐसे प्रमुख तत्व हैं जिन्हें भारतीय समाज का मूलाधार माना जाता है। श्रीनिवास साहब ने इन मूलाधारों की धर्म ग्रंथों या किताबी जानकारी को बुक व्यू किताबी दृष्टि कहा है। तब भारत के विभिन्न प्रदेशों से क्षेत्र शोध फील्ड वर्क द्वारा प्राप्त जानकारी को उन्होंने फील्ड व्यू क्षेत्र कार्य पर आधारित दृष्टि का नाम दिया है। बुक व्यू जिसे अन्य समाज वैज्ञानिकों ने इंडोलॉजी भारत विद्या कहा है, इसे अस्वीकारते हुए श्रीनिवास साहब ने भारतीय समाज के अध्ययन के लिए फील्ड व्यू या फील्ड वर्क का समर्थन किए हैं।
फलस्वरूप उन्होंने भारतीय समाजशास्त्र की एक अनुमानात्मक सेक्सुअलिटी विषय के स्थान पर तथ्य प्रधान विषय में बदलने में अपनी महती भूमिका निभाई है। उनकी सबसे बड़ी खूबी यह थी कि उन्होंने भव सिद्धांतों के निर्माण की अपेक्षा लघु क्षेत्रीय अध्ययनों के मार्ग को चुना। भारतीय समाजशास्त्र की प्रकृति को अधिक स्पष्ट करते हुए उन्होंने यह माना कि समाजशास्त्र किसी काल और स्थान के आग्रहों से और देश की माटी से कटा हुआ यूनिवर्सल सर्वदेशीय अनुशासन नहीं है। श्रीनिवास साहब ने लिखा है कि समाजशास्त्र को मात्र पश्चिम की नकल न होकर यदि सृजनात्मक क्रिएटिव बनना है तो उसे देशज बनना होगा। 1973 उनका यह कथन भारतीय समाजशास्त्र को एक नई दिशा देता है। समाजशास्त्र को स्वदेशीकरण नेगेटिविटी के रास्ते पर ले जाने में श्रीनिवास साहब फील्ड वर्क का सबसे अहम भूमिका निभाते हैं। स्वदेशीकरण की धारणा को लेकर कुछ एक व्यक्तियों ने श्रीनिवास की तुलना गांधी जी से करते हुए कहा कि जिस प्रकार गांधी जी अपने देश को जानने या अपने देशवासियों को जानने की बात कहा करते थे, उसी प्रकार श्रीनिवास साहब ने क्षेत्र कार्य के माध्यम से ग्रामीण जीवन के अधिकाधिक अनुभव बटोरने का आग्रह किया है। इस संदर्भ में उन्होंने पश्चिमी पाठ्य पुस्तकों के साथ साथ स्वदेशी धार्मिक ग्रंथों के अध्ययन के स्थान पर गांव के प्रत्यक्ष अवलोकन सहभागी को रेखांकित किया है। श्रीनिवास साहब को अनेक सम्मान और पुरस्कार प्राप्त करने का गौरव प्राप्त है। उन्हें ब्रिटेन के रॉयल एंथ्रोपोलॉजिकल इंस्टीट्यूट से रिवर्स हक्सले मेडल, ब्रिटिश अकादमी से फेलोशिप, कला और विज्ञान की अमेरिकी अकादमी से विदेश शोधवृत्ति, डाटा विजिटिंग फेलोशिप के साथ साथ भारत सरकार द्वारा पद्म भूषण से नवाजा गया है। पिछले कुछ वर्षों में श्रीनिवास साहब ने जाति आरक्षण जैसे ज्वलंत प्रश्नों के साथ साथ इस विषय पर भी अपने विचार व्यक्त की बड़े निर्भीकता और प्रभावशाली ढंग से रखे हैं। क्या जाति को भारतीय जनसंख्या गणना की एक कोटि कैटेगरी बनाया जाना चाहिए अथवा नहीं? वे जाति आरक्षण के पक्ष में नहीं थे। उन्होंने इस संदर्भ में मंडल कमीशन की कटु आलोचना की है, परंतु यह भी नहीं है कि श्रीनिवास साहब ने जाति व्यवस्था की भयावह असमानता पर कोई ध्यान नहीं दिया। श्रीनिवास साहब इस समान रूप से सहमत नहीं थे कि चूंकि केवल कुछ निश्चित जातियां ब्राह्मण पदक्रम में निम्न मानी जाती है, अतः वे वंचित, अभावग्रस्त और कमजोर भी है। ऐसी जातियों को आरक्षण की श्रेणी में रखना इनकी स्थिति में सुधार लाने के मुख्य उद्देश्य से ही दूर भागना है। ये प्रयास भारत के आधुनिकीकरण के कार्यक्रम को दुर्बलतम बनाएंगे। इसके अतिरिक्त श्रीनिवास साहब ने भारतीय राष्ट्र राज्य के लिए नीति संबंधी निर्देश देने के साथ साथ लोकतांत्रिक भारत किस दिशा में अग्रसर हो रहा है के बारे में अपने अध्ययन मुक्त विचार व्यक्त किए हैं। ये विचार उनकी दो अधुनतम पुस्तकों यथा जाति, इसका 20वीं सदी का अवसर संपादित और भारतीय समाज व्यक्तिगत लेखन के आधार पर में समाहित है। श्रीनिवास साहब ने भारतीय समाजशास्त्र का चरित्र क्या हो इस बहुचर्चित बहस में तो प्रत्यक्ष रूप में भाग नहीं लिया, किंतु अपने बाद के कई लेखों में इस विषय पर भी अपने विचार अप्रत्यक्ष रूप में अवश्य व्यक्त किए हैं। उन्होंने इस बारे में दो अवधारणाएं भी विकसित की है: धर्म, वर्ण, जाति, परिवार, ग्राम और क्षेत्र संरचना। कुछ ऐसे प्रमुख तत्व हैं जिन्हें भारतीय समाज का मूल आधार माना जाता है। श्रीनिवास साहब ने इन मूल आधारों को धर्म ग्रंथों या किताबी जानकारी को बुक व्यू किताबी दृष्टि कहा है तथा भारत के विभिन्न प्रदेशों से क्षेत्र शोध फील्ड वर्क द्वारा प्राप्त जानकारी को उन्होंने फील्ड व्यू
क्षेत्र कार्य पर आधारित दृष्टि का नाम दिए हैं। बुकव्यू या जिसे अन्य समाज वैज्ञानिकों ने इंडोलॉजी भारत विद्या कहा, उसे अस्वीकारते हुए श्रीनिवास साहब ने भारतीय समाज के अध्ययन के लिए फील्ड व्यू या फील्ड वर्क का समर्थन किए हैं। फलस्वरूप उन्होंने भारतीय समाजशास्त्र के एक अनुमानित स्पेशलिटी विषय के रूप में विषय के स्थान पर तत्व प्रधान विषय में बदलने में अपनी महती भूमिका निभाई है। उनकी सबसे बड़ी खूबी यह थी कि उन्होंने भव्य सिद्धांतों के निर्माण की अपेक्षा लघु क्षेत्रीय अध्ययनों के मार्ग को चुना। भारतीय समाजशास्त्र की प्रकृति को अधिक स्पष्ट करते उन्होंने यह माना कि समाजशास्त्र किसी काल और स्थान के आग्रहों से और देश की माटी से कटा हुआ यूनिवर्सल सर्वदेशीय अनुशासन नहीं है। श्रीनिवास साहब ने लिखा है कि समाजशास्त्र को मात्र पश्चिम की नकल न होकर यदि सर्जनात्मक क्रिएटिव बनना है तो उसे देशज बनना होगा। 1973 में उनका यह कथन भारतीय समाजशास्त्र को एक नई दिशा देता है। समाजशास्त्र को स्वदेशीकरण नेगेटिव के रास्ते पर ले जाने में श्रीनिवास साहब फील्ड वर्क की सबसे अहम भूमिका मानते हैं। स्वदेशीकरण की धारणा को लेकर कुछ एक व्यक्तियों ने श्रीनिवास की तुलना गांधी जी से करते हुए कहा कि जिस प्रकार गांधी जी की अपने देश को जानने या अपने देशवासियों को जानने की बात कहा करते थे, उसी प्रकार श्रीनिवास साहब ने क्षेत्र कार्य के माध्यम से ग्रामीण जीवन का अधिकाधिक अनुभव बटोरने का आग्रह किया। इस संदर्भ में उन्होंने पश्चिमी पाठ्यपुस्तकों के साथ साथ स्वदेशी धार्मिक ग्रंथों के अध्ययन के स्थान पर गांव के प्रत्यक्ष अवलोकन सहभागी को रेखांकित किए हैं। श्रीनिवास साहब को अनेक सम्मान और पुरस्कार प्राप्त करने का गौरव प्राप्त है। उन्हें ब्रिटेन के रॉयल एंथ्रोपोलॉजिकल इंस्टीट्यूट में रिवर्स और हक्सले मेडल, ब्रिटिश अकादमी से फेलोशिप, कला और विज्ञान की अमेरिकी अकादमी से विदेशी शोध वृत्ति, डाटा विजिटिंग फेलोशिप के साथ साथ भारत सरकार द्वारा पद्म भूषण से नवाजा गया है। और अब आगे हम श्रीनिवास साहब की प्रमुख पुस्तकों को वर्णन करेंगे। तो उनमें पहला हो गया मैरिज एंड फैमिली इन मैसूर, जो 1942 में आया। मैरिज एंड फैमिली इन मैसूर, जो 1942 में आया। मैंने एम.एन. श्रीनिवास साहब की जो पुस्तकें हैं उनका क्रमबद्ध रूप से अध्ययन करेंगे। जो कौन ईस्वी सबसे पहले आया, उसके बाद कौन ईस्वी में आया, उसके बाद कौन ईस्वी में आया, इसका क्रमबद्ध रूप से अध्ययन करेंगे। तो पहला हो गया मैरिज एंड फैमिली इन मैसूर, जो 1942 में आया। अगला हो गया रिलीजन एंड सोसाइटी एमंग द कुर्स ऑफ साउथ इंडिया, रिलीजन एंड सोसाइटी एमंग द कुर्स ऑफ साउथ इंडिया, जो 1952 में आया। इंडियाज विलेज, जो 1955 में आया। इंडियाज विलेज, जो 1955 में आया। उसके बाद कास्ट इन मॉडर्न इंडिया एंड अदर एसे, कास्ट इन मॉडर्न इंडिया एंड अदर एसे, जो 1962 में आया। सोशल चेंज इन मॉडर्न इंडिया, जो 1966 में आया। सोशल चेंज इन मॉडर्न इंडिया, जो 1966 में आया। सोशल चेंज इन मॉडर्न इंडिया, जो 1966 में आया। इंडियन सोशल स्ट्रक्चर, जो 1969 में आया। इंडियन सोशल स्ट्रक्चर, इंडिया सोशल स्ट्रक्चर, जो 1969 में आया। इलिरेट्स ऑफ एन इंडियन सोशल एंथ्रोपोलॉजिकल, 1973 में आया। इलिरेट्स ऑफ एन इंडियन सोशल एंथ्रोपोलॉजिकल पोलॉजिस्ट, जो 1973 में आया। द रिमेम्बर्ड विलेज, जो 1976 में आया। द रिमेम्बर्ड विलेज, जो 1976 में आया। नेशन बिल्डिंग इन इंडिपेंडेंट इंडिया, जो 1976 में आया। नेशन बिल्डिंग इन इंडिपेंडेंट इंडिया, जो 1976 में आया। डायमेंशन ऑफ सोशल चेंज इन इंडिया, जो 1977 में आया। डायमेंशन इन सोशल चेंज ऑफ इंडिया, डायमेंशन ऑफ सोशल चेंज इन इंडिया, जो 1977 में आया। माई बड़ौदा डे, जो 1981 में आया। माई बड़ौदा डेज, जो 1981 में आया। द डोमिनेंट कास्ट एंड अदर एसे, जो 1986 में आया। द डोमिनेंट कास्ट एंड अदर एसे, जो 1986 में आया। द कोहेसिव रोल ऑफ संस्कृताइजेशन, जो 1989 में आया। द कोहेसिव रोल ऑफ संस्कृताइजेशन, जो 1989 में आया। ऑन लिविंग इन ए रिवॉल्यूशन एंड अदर एसे, जो 1992 में आया। ऑन लिविंग इन ए रिवॉल्यूशन एंड अदर एसे, जो 1992 में आया। ऑन लिविंग इन ए
रिवॉल्यूशन एंड अदर एसे जो 1992 में आया। सोशियोलॉजी इन दिल्ली जो है 1993 में आया। सोशियोलॉजी इन दिल्ली 1993 में आया। विलेज कास्ट जेंडर एंड मेथड जो 1986 में आया। विलेज कास्ट जेंडर एंड मेथड जो 1996 में आया। कास्ट इज 20th सेंचुरी अवतार कास्ट इन 20th सेंचुरी अवतार। उसके बाद इंडियन सोसाइटी थ्रू पर्सनल राइटिंग जो 1996 में आया। इंडियन कास्ट सोसाइटी थ्रू पर्सनल राइटिंग जो 1996 में आया। तो एक बार और उनकी पुस्तकों का हम देख लेते हैं। मैरिज एंड फैमिली इन मैसूर जो 1942 में आया। मैरिज एंड फैमिली इन मैसूर जो 1942 में आया। रिलीजन एंड सोसाइटी अमंग द कुर्स ऑफ साउथ इंडिया जो 1952 में आया। रिलीजन एंड सोसाइटी अमंग द कुर्स ऑफ साउथ इंडिया जो 1952 में आया। इंडियाज विलेज जो 1955 में आया। इंडियाज विलेज जो 1955 में आया। कास्ट इन मॉडर्न इंडिया एंड अदर एसे जो 1962 में आया। कास्ट इन मॉडर्न इंडिया एंड अदर एसे जो 1962 में आया। सोशल चेंज इन मॉडर्न इंडिया जो 1966 में आया। सोशल चेंज इन मॉडर्न इंडिया जो 1966 में आया। इंडिया सोशल स्ट्रक्चर जो 1969 में आया। इंडिया सोशल स्ट्रक्चर जो 1969 में आया। इलिरेट्स ऑफ एन इंडियन सोशल एंथ्रोपोलॉजिस्ट जो 1973 में आया। इलिरेट्स ऑफ एन इंडियन सोशल एंथ्रोपोलॉजिस्ट जो 1973 में आया। द रिमेंबर्ड विलेज जो 1976 में आया। द रिमेंबर्ड विलेज जो 1976 में आया। नेशन बिल्डिंग इन इंडिपेंडेंट इंडिया जो 1976 में आया। नेशन बिल्डिंग इन इंडिपेंडेंट इंडिया। नेशन बिल्डिंग इन इंडिपेंडेंट इंडिया जो 1976 में आया। डायमेंशन ऑफ सोशल चेंज इन इंडिया जो 1977 में आया। डायमेंशन ऑफ सोशल चेंज इन इंडिया जो 1977 में आया। माई बड़ौदा डेज जो 1981 में आया। माई बड़ौदा डेज जो 1981 में आया। द डोमिनेंट कास्ट एंड अदर एसे जो 1986 में आया। द डोमिनेंट कास्ट एंड अदर एसे जो 1986 में आया। द कोहेसिव रोल ऑफ संस्कृताइजेशन जो 1989 में आया। द कोहेसिव रोल ऑफ संस्कृताइजेशन जो 1989 में। ऑन लिविंग इन ए रिवॉल्यूशन एंड अदर एसे जो 1992 में आया। ऑन लिविंग इन ए रिवॉल्यूशन एसे जो 1992 में आया। सोशियोलॉजी इन दिल्ली जो 1993 में आया। सोशियोलॉजी इन दिल्ली जो 1993 में आया। विलेज कास्ट जेंडर एंड मेथड जो 1996 में आया। विलेज कास्ट जेंडर एंड मेथड जो 1996 में। कास्ट 20th सेंचुरी अवतार। उसके बाद इंडियन सोसाइटी थ्रू पर्सनल राइटिंग जो 1996 में आया। तो ये GS घुरिया साहब की जीवन गाथा, उनकी कृति और उनकी प्रमुख पुस्तकें हैं जो प्रतियोगी परीक्षा A to Z एग्ज़ाम जो सोशोलॉजी विषय से संबंधित है, वो बड़ा से बड़ा एग्ज़ाम हो, छोटा से छोटा एग्ज़ाम हो, सभी एग्ज़ाम के लिए बहुत इम्पोर्टेंट, उपयोगी, महत्वपूर्ण हो गए। विद्यार्थी को, डियर स्टूडेंट विद्यार्थी, इस सभी मैंने इन MN श्रीनिवास साहब कृति को बराबर स्मरण मनन चिंतन करना चाहिए, जो प्रत्येक परीक्षाओं के लिए उपयोगी, लाभकारी, फायदेमंद साबित हो सकता है। A to Z एग्ज़ाम भारत नहीं कहीं भी समाजशास्त्र विषय चलता हो तो सभी एग्ज़ाम में समाजशास्त्र विषय से संबंधित, छोटा से हो या बड़ा हो, MN श्रीनिवास साहब भारतीय समाजशास्त्री हैं, वो अपना बहुत महत्वपूर्ण योगदान रखते हैं। तो इनको बार बार स्मरण मनन चिंतन करना चाहिए, जो बहुत लाभकारी, फायदेमंद, उपयोगी साबित हो सकते। जय भारत, जय हिंद। जय भारत, जय हिंद। जय सोशियोलॉजी, जय समाजशास्त्र। जय सोशियोलॉजी, जय समाजशास्त्र। जय सोशियोलॉजी, जय समाजशास्त्र। जय सोशियोलॉजी, जय समाजशास्त्र। जय सोशियोलॉजी, जय समाज।